सन 2015 के एंड में और 2016 की शुरुआत में जब जियो लॉन्च हुआ तब उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स पैदा हुए जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर और भी बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर अपना कंटेंट डालना शुरू किया। और इनमें से ही ऐसे बहुत सारे लोग थे जो प्रैंक्स की वीडियो बहुत ज़्यादा बना रहे थे। बहुत सारे अलग अलग देशों के अंदर ये प्रैंक्स लंबे टाइम से बनाए जाते जा रहे थे, लेकिन उन सब के अंदर से एक स्पेसिफिकली वीडियो ऐसी थी जिसने मेरा ध्यान खींचा, और ना सिर्फ मेरा बल्कि और भी बहुत सारे देशों के लोगों ने जब उस वीडियो को देखा तो उनको उस चीज के ऊपर विश्वास ही नहीं हुआ। लिटरली इस वीडियो की जब आप सच्चाई जानेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये कितनी बड़ी इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी थी। लेकिन एक कंट्रोवर्सी आप इस लाइक बटन के साथ भी करिएगा। देखते हैं कौन जीतता है। आप इसके साथ थोड़ा लड़िए, झगड़िए, इसको दबाइए, सब्सक्राइब बटन के साथ भी थोड़ा मोटा खेलिए। इसके अलावा कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप में से किसी एक को शाउट आउट दे दूं। लेट्स डाइव इन। इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए हमें मलेशिया के सबसे जाने माने शहर कुआलालंपुर में जाना पड़ेगा, और दिन था 12 फरवरी 2017 का। और इसी कुआलालंपुर शहर की मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच बना हार्ड रॉक नाम का एक कैफे, इसके अंदर बैठी हुई थी सिटी आयशा नाम की लड़की जो कि अब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली थी। जैसे ही सिटी का ध्यान सामने की तरफ गया, इसने देखा कि एक वेटर अपने हाथ में केक लिए, उसके ऊपर मोमबत्ती भी जल रही है। वो वेटर धीरे धीरे उस केक को पकड़कर अपने हाथों में सिटी के आसपास आ रहा है। सिटी को पहले ही समझ में आ चुका था कि ये केक ऑब्वियसली उसके लिए ही है। तो जैसे उसने केक देखा वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ खड़ी हुई। उसके साथ उसके जो भी आसपास दोस्त बैठे हुए थे वो भी उसके साथ खड़े हुए, और जैसे उन सब ने केक देखा वो सभी सिटी के लिए हैप्पी बर्थडे वगैरह गाने लगे। असल में सिटी उस रात अपना 25वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। उसके दोस्त आसपास जितने भी खड़े थे उन सभी को सिटी बताने लगी कि देखो मैं 25 साल की हो चुकी हूँ, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या कुछ नहीं देखा। सब कुछ मैंने अब अपना अचीव कर लिया है, तुम मेरे साथ हो। असल में जो लोग उसके साथ खड़े हुए थे वो कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि बहुत ही जाने माने टीवी शोज के प्रोड्यूसर से, एक्टर्स से, और उन सभी के बीच ये सिटी आयशा नाम की लड़की खड़ी थी, अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। जिसके बाद वो केक उसके दोस्तों ने पकड़कर टेबल पर रखा, सिटी ने वो केक काटा, कैंडल्स वगैरह बुझाई और सभी ने मिलकर वो पार्टी सेलिब्रेट करी। बट सिटी की लाइफ हमेशा से ही ऐसी नहीं थी। वो असल में इंडोनेशिया के एक जंगली इलाके में पैदा हुई थी, और वहां रहते हुए सिटी की और दो बड़ी बहनें अपने साथ अपने परिवार का गुजारा कर रही थी। लेकिन सिटी का परिवार इतना ज्यादा गरीब था कि उनका घर भी ठीक से नहीं चल पा रहा था। उसके माता पिता जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, बट फिर भी वो अपने तीनों बच्चों की देखभाल सही से नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद सिटी के माता पिता ने ऑब्वियसली सिटी का स्कूल जाना भी छुड़वा दिया। अब सिटी स्कूल ना जाकर अपने माता पिता के कामों में हाथ बटा रही थी। वो भी उनके साथ दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करती। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी सिटी का परिवार ठीक से अपना पालन पोषण नहीं कर पा रहा था। अब एट द एंड यही बचा हुआ था कि सिटी और उसके जो भी दो बहनें और हैं ये कहीं बाहर निकलें और कहीं से पैसा कमाएं और अपने परिवार को सपोर्ट करें। लेकिन इससे पहले कि ये सब कुछ हो पाता, सिटी के माता पिता ने सिटी के साथ उन दोनों बहनों की भी शादी कर दी। लेकिन जो सिटी का हस्बैंड था वो कुछ ठीक नहीं था। जल्दी ही सिटी को एक बच्चा भी पैदा हो चुका था, लेकिन जैसे ये बच्चा पैदा हुआ सिटी का हस्बैंड उसको छोड़कर जा चुका था। अब बेचारी सिटी इतनी गरीबी में वो अपना वैसे ही जीवन काट रही थी। अब उसके साथ उसका बच्चा भी था, उसका भी पेट उसे भरना था। ऑब्वियसली सिटी अपने बच्चे को वापस लेकर अपने माता पिता के पास आ चुकी थी और उनके साथ ही रहने लगी। जब यहाँ सिटी के माता पिता ने उसे कहा कि देखो कमाना तो तुमको पड़ेगा ही, किसी भी तरीके से कमाओ, तो ऑब्वियसली सिटी ने सोचा कि नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। और फाइनली सिटी ने इंडोनेशिया में अपना सारा परिवार, अपने बच्चे को छोड़ छाड़ कर इंडोनेशिया से सीधा कुआलालंपुर आने का फैसला किया। यहाँ मलेशिया में आते ही सिटी को एक होटल के अंदर वेटर की नौकरी मिल चुकी थी। बट अब आप सोच कर देखिए, जो भी इस तरीके से अपना देश छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर बाहर कहीं काम करने के लिए जाता है तो उसका एकमात्र सपना यही रहता है कि वो बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत सारा पैसा अपने घर पर भेजे, और जहां पर वो रह रहा है वहां पर वो लग्जरी लाइफस्टाइल जिए। और बिल्कुल ऐसे ही कुछ सपने यहाँ सिटी वेटर का काम करते हुए जी रही थी। वो दिन में सपने लेती कि काश उसे कोई बहुत बड़ा टीवी एक्टर मिल जाए, वो उसको अपने साथ ले जाए, उसको मॉडल बना दे, उसको एक्टर बना दे, वो बड़े बड़े टीवी शोज के अंदर काम करे, मॉडलिंग करे, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह करे और उससे वो बहुत सारा पैसा कमाए। और तभी 2016 तक आते आते सिटी को ये पता लगा कि आसपास उस इलाके में बहुत सारे ऐसे वीडियो प्रोड्यूसिंग स्टूडियोज हैं जहां पर लड़कियों की डिमांड है, लड़कियां काम करती हैं, वो एड फिल्म्स वगैरह शूट करती हैं, कुछ यूट्यूब वीडियोस वगैरह जनरेट करती हैं, उनसे वो कंटेंट निकालते हैं, इसके बदले उनको मोटा पैसा देते हैं। जैसे ये चीज सिटी को पता लगी तो सिटी ने आसपास जितने भी वीडियो स्टूडियोज थे उन सभी के अंदर अपना
पोर्टफोलियो डाल दिया कि देखो मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ, मैं भी एक बहुत अच्छी एक्टर हूँ, मैं तुम्हारे लिए मॉडलिंग कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडियोज थे जिन्होंने रिप्लाई भी किया, सिटी को बुलाया, उसका इंटरव्यू लिया, और ऐसे काफी सारे स्टूडियोज थे जिनके अंदर सिटी सिलेक्ट हो चुकी थी, और उन सभी के साथ मिलकर सिटी ने वीडियोस वगैरह बनाना शुरू कर दिया, जिससे बहुत अच्छा पैसा सिटी को मिलने लगा। बट जनवरी 2017 का टाइम आ चुका था, जब ऐसे ही सिटी एक रोड के ऊपर प्रैंक वगैरह की वीडियो शूट कर रही थी, तभी उसे एक जेम्स नाम का लड़का मिला। जेम्स ने आकर उसे अप्रोच किया। असल में जेम्स कोरिया का रहने वाला था, और उस जेम्स ने आकर सीधा इस सिटी से बात करी कि देखो हम भी एक वीडियो स्टूडियो चलाते हैं, हमारे जो सारे प्रैंक्स वगैरह होते हैं, जो भी हम वीडियोस बनाते हैं, वो यहाँ नहीं बल्कि हम कोरिया के अंदर अपलोड करते हैं, हमारी भाषा के अंदर डब करके। तो अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ भी काम कर सकती हो, इसके बदले हम तुमको अच्छा खासा पैसा देंगे। जैसे ये चीज सिटी ने सुनी, उसने पूछ लिया जेम्स से कि तुम बताओ मुझे कितना पैसा दोगे। तो बदले में इस जेम्स ने उसे बहुत अच्छे ऑफर्स दिए, जिसको देखकर सिटी हैरान कि क्या बात है, इतना पैसा मिलेगा, मैं अभी के अभी सारे स्टूडियोज को छोड़ने के लिए तैयार हूं। सिटी ने तुरंत जेम्स के साथ हाथ मिलाया। जेम्स ने अपना वीडियोस जो पहले उसने बनवा रखी थी और भी लोगों से और भी एक्टर से, वो सारी वीडियो सिटी को दिखाई। अब सिटी इसके साथ काम करने के लिए रेडी हो चुकी थी। और 12 फरवरी 2017 के दिन जब ये सिटी अपना 25वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, तब उसके साथ कोई और नहीं बल्कि यही जेम्स और उसके दोस्त लोग बैठे हुए थे इसी बार के अंदर, इसी कैफे के अंदर, और वही सब मिलकर अब सिटी का वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। और इसी एक महीने के अंतराल में जेम्स ने सिटी से बहुत सारे ऐसे प्रैंक वीडियो शूट करवाए, जिसके अंदर आपने देखा ही होगा कि नॉर्मली प्रैंक्स के अंदर अनजान लोगों के ऊपर छोटे मोटे मजाक किए जाते हैं, जिससे ऑब्वियसली फनी भी होते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है उससे बुरा भी लगे, उनको ठेस पहुंचे, उनको अच्छा ना लगे, बट नॉर्मली जो कैजुअली जो मजाक किया जाता है, वैसे वैसे वीडियोस इस सिटी से शूट करवाए। उसमें उनकी टीम भी शामिल थी, हिडन कैमरास जो दूर दूर लगे होते हैं, साथ ही सिटी को एक माइक दिया जाता था जो वो अपने शरीर पर लगाकर वो सारे प्रैंक शूट करती थी बीच मार्केट के अंदर आकर। जैसे जैसे जेम्स सिटी के साथ काम करता रहा, एक महीने के अंदर ही जेम्स हर बार हर शूट के बाद सिटी को आकर समझाता कि देखो मैंने जो तुम्हारी वीडियोस पहले भेजी हुई है मेरे बॉस को कोरिया के अंदर, वो तुम्हारी वीडियोस को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वो तुमको ऑब्वियसली एक सुपरस्टार मानते हैं और जल्दी ही तुमको यहां से निकालकर किसी बहुत ही बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर वो काम दिलवाएंगे। ये चीजें जैसे ही सिटी ने सुनी, उसको उसके एक्साइटमेंट का अंदाजा ही नहीं था। वो इतनी ज्यादा खुश थी जेम्स के साथ काम करके, क्योंकि ऑब्वियसली जेम्स उसको बहुत सारा पैसा दे रहा था इसके बदले। खैर उस बर्थडे पार्टी में रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। सिटी ने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी में टाइम देखा कि 10 बज चुके हैं। बेशक 10 बजे उस टाइम पर नाइट लाइफ शुरू होती है उस शहर के अंदर, लेकिन सिटी के लिए अब लेट हो चुका था, क्योंकि वो हर रात इस टाइम के आसपास अपनी माँ को फोन करके अपने पूरे दिन का हालचाल बताया करती थी, अपने बेटे से बात किया करती थी। तो ऑब्वियसली उसको अब जल्दी से जल्दी अपने होटल में जाना था। उसने अपने सभी दोस्तों को थैंक्स किया कि हाँ तुमने मुझे पार्टी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे जाना पड़ेगा। जेम्स और उसके दोस्तों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से जाओ, हम यहीं पर बैठे हैं, थोड़ा और दारू वारू पियेंगे, उसके बाद हम भी घर चले जाएंगे। सिटी वहां से बाहर निकली, अपनी टैक्सी उसने बुलाई और वो टैक्सी सीधा सिटी को उसके होटल तक लेकर गई। सिटी होटल के कमरे में जाने के बाद सीधा अपने बेड पर लेटी। उसने अपनी माँ को कॉल किया, माँ को बताया कि माँ जल्दी ही मुझे एक ऐसी वीडियो शूट करनी है जिसके बदले मुझे तकरीबन $100 मिलेंगे। $100 अपने यहाँ के हिसाब से तकरीबन 8400 यानी कि 8400 रुपए के आसपास होते हैं। अब जैसे ये चीज़ सिटी की माँ ने इंडोनेशिया में बैठे हुए सुनी, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कि क्या बात है, $100 मिलेंगे तुम्हें इस चीज़ के, तुम मुझे बताओ ये कब वापस भेज रही हो मुझे $100। सिटी ने समझाया कि जैसे मेरे हाथ में पेमेंट आ जाएगी मैं जल्दी आपको भेज दूंगी, तब तक आप मेरी बात मेरे बच्चे से करवाइए। सिटी की माँ ने सिटी के बच्चे को फ़ोन दिया, जो कि ऑब्वियसली इंडोनेशिया में ही अपने नाना नानी के साथ रह रहा था। सिटी के बेटे ने अपनी माँ से बात करी, जिसके बाद गुड नाइट बोला, दोनों को गुड नाइट विश किया और सिटी अब आराम से अपने होटल में सो चुकी थी। अगले दिन ही यानी कि जिस दिन ये सिटी का बर्थडे था उससे अगले दिन ही शूट किया जाना था, और इस प्रैंक की प्रैक्टिस बहुत लंबे टाइम से, मतलब कि पिछले 2-2.5 हफ्तों से ये पूरा का पूरा ग्रुप करता आ रहा था, जिसके अंदर सिटी ऑब्वियसली इसमें मेन रोल के अंदर थी। और फाइनली अब वो दिन आ चुका था जब एक्चुअल में सिटी को ये प्रैंक शूट करना था किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर। बट अभी तक ये लोग जो प्रैंक्स करते आए थे उसके अंदर एक तो अनजान आदमी होता था जिसके ऊपर वो प्रैंक सारा किया जाता था, और सामने एज ए मॉडल सिटी होती थी जो उस व्यक्ति के साथ जाकर प्रैंक करती थी। दूर से कोई कैमरा उसको फिल्मा रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन ये जो अगला प्रैंक होने वाला था, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैंक जो ये होने वाला था, इसके अंदर ना सिर्फ सिटी बल्कि इसके अलावा भी 2 और एक्टर्स शामिल थे। अब आप प्लीज इस चीज को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करिएगा। पहले सिटी किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर जाकर या तो उसको हो सकता है
बजाय किस कर दिया, या फिर उसके ऊपर थोड़ा परफ्यूम वगैरह छिड़क दिया, या फिर उसको हक करके दूर भाग गई और दूर से ही कैमरा उसको फिल्मा रहा है। ऑब्वियसली ऐसा किसी अनजान व्यक्ति के साथ होगा तो उसका चेहरा उस टाइम पर ऐसा ही होगा कि यार ये एक लड़की कौन थी और मेरे साथ ये सब कुछ क्यों करके गई है, वो उधर उधर देखने लगेगा उस लड़की को। लेकिन अब की बार ये जो प्रैंक होने वाला था उसके अंदर ना सिर्फ ये जो अनजान व्यक्ति है ये खुद भी एक एक्टर होने वाला था इन्हीं क्रू मेंबर्स का, इसके अलावा सिटी के साथ ही एक और लड़की भी सिटी के अलावा इस पूरे प्रैंक के अंदर काम करने वाली थी। सिटी और उसके साथ काम करने वाली वो एक्टर, ये दोनों तो आपस में इस पूरे प्रैंक की अब प्रैक्टिस कर चुके थे पहले भी बहुत बार, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर ये प्रैंक करने वाले थे वो व्यक्ति अभी तक इन दोनों लड़कियों से नहीं मिलवाया गया था। इन दोनों को बस यही कहा गया था कि ठीक है तुम अपनी पूरी तैयारी रखो, जो भी व्यक्ति होगा जिसके ऊपर ये प्रैंक करना है वो हमारा ये एक्टर है और वो तुमको डायरेक्ट ही प्रैंक वाले दिन ही मिलेगा ताकि तुम उसके साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल ना हो पाओ, तुम उसके साथ बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग करो। खैर 13 फरवरी 2017 की सुबह हो चुकी थी। जैसे ही सुबह 6 बजे के आसपास का टाइम हुआ, सिटी के फोन का अलार्म बजा। अलार्म सुनते ही सिटी अपने बेड से उठी। उस दिन वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि ऑब्वियसली आज उसका वो प्रैंक शूट का डे होने वाला था। वो तुरंत अपने बेड से उठते ही सीधा नहाने के लिए गई। उसने अपने कपड़े वगैरह बदले, बहुत ही डार्क एक लिपस्टिक उसने अपने चेहरे पर लगाई और सीधा तैयार होकर उसने जेम्स को फोन किया। हाँ भाई मैं रेडी हूँ, तुम तुरंत आ जाओ। जेम्स ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सभी के सभी क्रू मेंबर्स रेडी हो चुके हैं और हम तुम्हें एक टैक्सी के अंदर अभी लेने आ रहे हैं। ये फोन करने के तकरीबन 20 मिनटों बाद टैक्सी होटल के नीचे आ चुकी थी। सिटी को फोन किया, सिटी ऊपर से भागती हुई सीधा नीचे आई, टैक्सी के अंदर बैठी और टैक्सी के अंदर पहले से ही जेम्स, उसके साथ उसका कैमरामैन, वो लड़की जो कि ऑब्वियसली सिटी के साथ काम करने वाली थी उस प्रैंक के अंदर, और इसके अलावा सिटी खुद। अब यहां बैठते ही सिटी को बताया गया कि आज हम जो प्रैंक शूट करने वाले हैं वो कहीं और नहीं बल्कि कुआलालंपुर के ही एयरपोर्ट पर करने वाले हैं। जैसे ये चीज सिटी और साथ ही मौजूद और एक्टर्स ने सुनी वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड कि क्या बात है, एयरपोर्ट पे तो मजा ही आ जाएगा, वहां भीड़ बहुत सारी होती है, वहां अनजान लोग बहुत सारे होते हैं, तब तो ये प्रैंक शूट करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। सिटी के साथ जो दूसरी लड़की काम करने वाली थी इस प्रैंक के अंदर, उसका नाम था ड्वान टी हुआंग, जो कि ऑब्वियसली यहां मलेशिया से लोकल नहीं थी, वो वियतनाम से उठकर यहाँ पर काम धंधे के लिए आई हुई थी। जैसे कि सिटी के हाल थे वैसे इस ड्वान के भी हाल थे। उसके घर के अंदर बहुत गरीबी में पली बढ़ी थी, वो भी यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आई हुई थी। खैर ये पूरी की पूरी टीम एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी। वहां जाकर एक रेस्टोरेंट में बैठे, वहीं पर वो वेट करने लगे। जेम्स ने बताया इस पूरे क्रू मेंबर को कि देखो हमारा जो तीसरा एक्टर है वो जल्दी ही यहाँ आता होगा और तभी तुमको उसके साथ वो प्रैंक शूट करना है। बट इस पूरी सिचुएशन के अंदर सिटी को कुछ अजीब लग रहा था और वो अजीब कुछ और नहीं बल्कि उसके सामने बैठी हुई उसकी को एक्टर ड्वांग टी हुआंग ही थी। जी हाँ, जैसे ही सिटी ने ड्वांग टी हुआंग का पूरा गेटअप देखा तो वो उसके पास गई, उसको समझाने लगी कि यार देखो तुमने कुछ अजीब सी ड्रेस नहीं पहनी हुई, मैं देखो पूरे एकदम बन-ठन के आई हूँ, तुम ये बिल्कुल ही बच्चों जैसी टी शर्ट, लूज फिट टी शर्ट एकदम खुली खुली सी, और नीचे भी तुमने कुछ ढंग का नहीं पहना हुआ, तो देख लो तुम्हारी मर्जी है। मुझे तो बिल्कुल अजीब सा लगा तुम्हारा आउटफिट पूरा का पूरा। बट यहाँ ड्वान ने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार, देखो हमको शूट ही तो करना है, हमको मजाक ही तो करना है, मुझे ड्रेस पसंद है, मैं इसी में करूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो तुमको भी नहीं होनी चाहिए। इन सभी ने बैठकर उस एयरपोर्ट के टर्मिनल पर बने रेस्टोरेंट के अंदर नाश्ता वगैरह किया और नाश्ता करते करते ही 9 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था। जेम्स ने अपनी घड़ी के अंदर टाइम देखा कि 9 बज चुके हैं। उसने सभी बैठे आसपास एक्टर्स को इन्फॉर्म कर दिया कि देखो हमारा टाइम होने वाला है, हमारा थर्ड एक्टर कभी भी आता होगा, तो तुम सभी के सभी रेडी रहो। और जैसे ही जेम्स ने अपना चेहरा बाहर मौजूद पब्लिक की तरफ घुमाया जो इधर उधर जा रही थी, कोई एयरपोर्ट के अंदर जा रहा था, कोई बाहर आ रहा था, ऑब्वियसली वो डिपार्चर के ऊपर बैठे हुए थे, मतलब कि वहां जाने वाले लोग ज्यादा थे। तो जैसे ही 9 बजे जेम्स ने अपना चेहरा उधर भीड़ में घुमाया, उसको अपना वो थर्ड एक्टर दिख चुका था और तुरंत ही उसने इन्फॉर्म कर दिया साइड में बैठी हुई सिटी और उसके साथ ही को एक्टर डुआंग को कि देखो देखो हमारा वो थर्ड एक्टर वो रहा, शायद हो सकता है उसने वो शूट स्टार्ट भी कर दिया हो, तो तुम जल्दी से अपने आप को प्रिपेयर करो और जल्दी से यहां से निकलो, फटाफट से अपनी तैयारी करो, जल्दी जल्दी करो जो भी कुछ करना है। असल में यहां इन दोनों एक्टर्स का काम यह था कि इन दोनों के हाथों के ऊपर कुछ चीज लगाई जानी थी और उस चीज को अपने हाथों पर लगाकर ये दोनों के दोनों एक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन से, मतलब कि मान लीजिए थर्ड एक्टर यहां बीच में खड़ा हुआ है, एक लड़की इस साइड से भागी हुई आएगी और दूसरी लड़की इस साइड से भागी हुई आएगी, इस एक्टर के चेहरे पर वो चीज लगाकर वहां से भाग जाएगी और दूर लगा हुआ एक कैमरा इस पूरी की पूरी चीज को, इस पूरी पूरी घटना को रिकॉर्ड करेगा। और इस चीज की प्रैक्टिस इन दोनों लड़कियों ने पहले भी काफी बार अपने इस क्रू मेंबर्स के साथ करी थी, तो उनको पता था कि एक्चुअल में उनके साथ क्या करना है। सिटी और डुआंग को वहां बैठे बैठे लगा कि हो सकता है थर्ड एक्टर ने अपना पूरा का पूरा काम शुरू कर दिया हो, वो एक्टिंग अभी कर रहा है, तो हमें जो भी कुछ करना है बहुत जल्दी से करना है। जल्दी ही वहां बैठे हुए क्रू मेंबर्स ने, जो भी उसके साथ कैमरामैन वगैरह थे, उनके बैग के अंदर वो चीज थी और उन्होंने दो अलग अलग चीजें इन दोनों लड़कियों के हाथों के ऊपर लगाई और ये दोनों लड़कियां अलग अलग डायरेक्शन से बहुत तेजी से भाग
भागते हुए उस थर्ड एक्टर के पास गई और जैसे ही वो थर्ड एक्टर उस सेल्फ चेक इन काउंटर पर पहुंचा, अगर आप एयरपोर्ट गए हो तो आपको पता होगा कि वहां पर एक सेल्फ चेक इन काउंटर्स बने होते हैं जहां पर जाकर आप अपना बोर्डिंग पास निकाल सकते हैं अपना पीएनआर नंबर लिखकर। और वो थर्ड एक्टर भी इस टाइम पर उसी काउंटर पर खड़ा था, अपना पीएनआर नंबर लिखकर अपने बोर्डिंग पास निकालने की कोशिश कर रहा था। बट इससे पहले कि वो बोर्डिंग पास निकाल पाता, इतने में ही ये दोनों लड़कियां अलग अलग डायरेक्शन से भागी भागी आई इस थर्ड एक्टर के पास और उसके चेहरे के ऊपर सबसे पहले सिटी ने वो अपने हाथ में जो चीज लगी हुई थी वो रगड़ डाली और उतने में ही उस दूसरी लड़की ने भी अपने हाथ में जो चीज लगी हुई थी वो रगड़ डाली। और रगड़ते ही, इससे पहले कि वो आदमी को समझ पाता कि आखिर वो क्या है, ये इन दोनों लड़कियां कौन है, बट उसने इतनी ज्यादा नेचुरल एक्टिंग करी कि जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। वो इधर उधर देखने लगा और इतने में ही ये दोनों लड़कियां वहां से भाग चुकी थी इस भीड़ के अंदर। भीड़ ने भी कुछ खास चीज नोटिस नहीं करी, जस्ट वो आदमी बहुत ज्यादा कंफ्यूज अपने चेहरे को बार बार झाड़ कर देख रहा है और ये सारी की सारी चीजें दूर लगे हुए कैमरे के अंदर कैद हो रही हैं। चीजें पूरी फिल्माई जा रही थी। सिटी और दूसरी लड़की ड्वांग दोनों अलग अलग साइड में बने हुए वॉशरूम्स के अंदर गई। वहां जाकर इन्होंने अपने हाथ पर लगी हुई वो चीज को साफ किया जो बची हुई थी। ऑब्वियसली उसको झाड़ झूड़ कर बिल्कुल नॉर्मल गेटअप के अंदर अपने कपड़े वगैरह ठीक किए। हाँ भाई बिल्कुल ठीक लग रही हूँ ना मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। वहां से बाहर निकली और सिटी इधर उधर देखने लगी कि आखिर उसका पूरा का पूरा क्रू मेंबर्स है कहां पर, वो पूरा ग्रुप कहां गया। बाद में सिटी को याद आया कि उन सभी ने मिलकर एक पॉइंट डिसाइड किया था एयरपोर्ट पर ही कि बाद में ये प्रैंक खत्म हो जाने के बाद यहां पर मिलना है। तो सिटी तुरंत भागते हुए उस पॉइंट पर गई। वहां खड़े होकर वो वेट करने लगी कि उसका पूरा का पूरा ग्रुप कहां चला गया। लेकिन तकरीबन 5-7 मिनट वेट करने के बाद वो ग्रुप अभी तक वापस ही नहीं आया, जिसके बाद सिटी को लगा कि हो सकता है ये सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर मेरी वेट करते करते टैक्सी वे में चले गए हों जहां पर वो सारी टैक्सियां खड़ी होती हैं और वहीं पर मेरा वेट कर रहे हो। तो सिटी वहां से भागती भागती सीधा टैक्सी वे में गई। वहां पर जाकर ढूंढने लगी कि आखिर उनका पूरा का पूरा ग्रुप कहां चला गया। अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि उसने बहुत अच्छे से इस पूरे प्रैंक को फिल्माया है, इसमें बहुत अच्छी एक्टिंग करी है और इसके बदले उसको $100 मिलने वाले हैं और वो $100 सीधा अपने घर पर वो भेजेगी। टैक्सी वे में भी 15 मिनटों तक सिटी ने इधर उधर घूमकर अपने दोस्तों का यानी कि अपने के पूरे क्रू मेंबर्स का वेट किया, बट उसे एक भी बंदा वहां खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद सिटी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। ऑब्वियसली उसने सीधा एक टैक्सी को हायर किया और वहां से उस टैक्सी में बैठकर अपने होटल जा चुकी थी। और होटल में जाते जाते उसने रास्ते में ही जेम्स को मैसेज किया कि यार तुम लोग कहां गए, मुझे अकेला छोड़कर, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूं। बट यहाँ जेम्स का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। टैक्सी सीधा जाकर सिटी के होटल में रुकी, टैक्सी के उसने पैसे दिए, सिटी बाहर निकली और सीधा अपने होटल में जाकर अपने बेड पर बैठ चुकी थी। वो बार बार वेट कर रही थी अपने फोन का कि आखिर कब मैसेज आएगा जेम्स का, कब वो उसको $100 देगा जो वो अपने घर पर भेजेगी। वो अंदर से तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट उसको थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर उसका पूरा का पूरा ग्रुप कहाँ चला गया। सिटी को पिछली रात उसकी बर्थडे पार्टी में हुआ हैंगओवर अभी तक उसके सिर में बैठा हुआ था और उसको उल्टी जैसा लग रहा था, बट उसको उल्टी आई नहीं। खैर ये सब कुछ फील करते करते सिटी को कब नींद आ गई उसको पता ही नहीं चला। वो अपने बेड के अंदर अपनी चादर डालकर आराम से सो चुकी थी। और कुछ घंटों बाद जब सिटी की नींद खुली तो उसने तुरंत अपना फोन उठाकर देखा कि क्या यहाँ पर जेम्स का कोई मैसेज या फिर कॉल आया हुआ या नहीं आया हुआ, बट वहां कोई भी मैसेज या फिर कॉल मौजूद नहीं था। ऑब्वियसली ये चीज देखकर सिटी को बहुत ज्यादा बुरा लगा कि यार कहाँ है ये लोग, मैं कब से इनका वेट कर रही हूँ और वो दूसरी को एक्टर लड़की वो कहाँ पर है। हम सभी ने एक जगह पर मिलने का पॉइंट डिसाइड किया था लेकिन उस पॉइंट पर कोई आया ही नहीं और मुझे अकेला छोड़ गए, पता नहीं कहां पर है ये लोग। खैर कोई बात नहीं, जैसे इनका फोन आएगा मैं इनको बताऊंगी। सिटी ने भी खुद से पलटकर फोन करने की कोशिश करी थी उस टाइम पर जेम्स को, बट जेम्स और उसके सभी के सभी क्रू मेंबर्स का फोन उस टाइम पर स्विच ऑफ आ रहा था। 13 फरवरी की रात सिटी ने बहुत पूरा दिन वेट किया जेम्स या फिर किसी के भी व्यक्ति का कॉल आने का कि कोई तो उसे बताए कि मेरे $100 उसे कब मिलेंगे, बट किसी का भी फोन मैसेज नहीं आया। सिटी गुस्से में उस रात सो चुकी थी और 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे वाले दिन सुबह सुबह जैसी सिटी उठी उसने तुरंत अपना फोन दोबारा उठाकर देखा कि क्या किसी का कोई कॉल मैसेज आया हुआ है, नहीं आया हुआ, बट पूरे के पूरे ग्रुप में से किसी का भी कॉल मैसेज सिटी के पास नहीं आया। सिटी को अंदर से लगने लगा कि हो सकता है उसने इस प्रैंक के अंदर बहुत ही घटिया एक्टिंग करी हो और इसी वजह से उसे ग्रुप पूरा नाराज हो चुका हो और उन्होंने उसे डंप कर दिया, उसे डिच कर दिया। ये चीज सिटी के माइंड में बैठ चुकी थी। उसका मूड इतना ज्यादा ऑफ हो चुका था कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया, मेरी कहां गलती थी, मैंने तो बिल्कुल ही नेचुरल एक्टिंग करी है। हो सकता है मेरे जो सिर में हैंगओवर सवार था उसके अंदर मैंने कुछ गलत स्टेप ले लिया हो और इसी वजह से पूरा का पूरा ग्रुप मुझसे नाराज हो गया हो। वैलेंटाइन डे की दोपहर तक भी सिटी ने पूरा टाइम बैठकर बेड के ऊपर वेट किया कि क्या पता जेम्स या फिर किसी और का फोन आ जाए उसके पास, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी, बहुत जोर से वेट कर रही थी।
पैसे वापस आने का, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि उसने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है और ये $100 उसे अपने घर भेजने हैं। बट दोपहर तक भी किसी का कोई फ़ोन मैसेज नहीं आया, सभी के सभी क्रू मेंबर्स का फ़ोन बंद आ रहा था। डुआन टी हुआंग जो कि उसकी को एक्टर थी, उसका भी फ़ोन बंद आ रहा था। तो ऑब्वियसली यहाँ सिटी का मूड ऑफ हो चुका था। उसने समझ लिया था कि नहीं, मैं इस चीज़ को यहीं छोड़ती हूँ, मैं अपने घर वापस जाती हूँ। ऑब्वियसली वो यहाँ से उड़कर, अब कुआलालंपुर से उड़कर इंडोनेशिया अपने माता पिता से मिलने जाने वाली थी। उसका प्लान पहले से ही था कि इस प्रैंक को शूट करने के बाद वो अपने माता पिता से मिलने के लिए जाएगी। तुरंत उसने अपने फ़ोन में कुआलालंपुर से इंडोनेशिया जाने के लिए फ़्लाइट की टिकट बुक करी, उसी टाइम की, तकरीबन 1.5 घंटे बाद की, और सीधा अपनी पैकिंग शुरू करके अपना सारा सामान लपेट कर होटल से बाहर निकली, चेकआउट किया और टैक्सी को रोक कर टैक्सी के अंदर अपना सामान लोड किया। और वो टैक्सी सीधा वापस एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी, जहां से उड़कर अब ये सिटी वापस इंडोनेशिया जाने वाली थी। अपना बोर्डिंग पास उसने सेल्फ चेक इन काउंटर से निकाला और काउंटर से निकाल कर सीधा अपने बैग को लेकर, आपको पता होगा कि एयरपोर्ट में ये बोर्डिंग पास निकालने के बाद सिक्योरिटी चेक करवाना पड़ता है, मतलब कि अपने सामान की जांच करवाओ जो आप अपने साथ लेकर जा रहे हो। ऑब्वियसली सिटी ने भी अपना सारा सामान सिक्योरिटी चेक पर दिखाया, बट जैसे ही सिक्योरिटी ऑफिसर ने सिटी को देखा, उसने सिटी को साइड में कर दिया। अब ये चीज़ ऑब्वियसली सिटी के लिए नहीं थी कि उसको साइड में क्यों किया गया, उसके सामान में तो ऐसा कुछ भी अटपटा है ही नहीं जो उसको साइड करके उससे पूछताछ की जाए। बट जैसे उसको साइड किया, सिटी इधर उधर देखने लगी और तभी उसका ध्यान सामने की तरफ गया और सामने से 6 पुलिस ऑफिसर्स अपने हाथ में बंदूक वगैरह लिए उसकी तरफ ही भागे चले आ रहे थे। तब सिटी ने अपने पीछे मुड़कर देखा, बट उसको पीछे कुछ भी अजीब दिखाई नहीं दिया। सिटी को लगा कि हो सकता है ये लोग उसको क्रॉस करके आगे जाने वाले हों, बट नहीं, वो पुलिस ऑफिसर भागते भागते सीधा सिटी के पास आए और सिटी को सीधा उन्होंने हैंडकफ यानी कि हथकड़ी पहनाई और उसको अपने साथ लेकर जाने लगे। सिटी को अभी तक समझ ही नहीं आया कि आखिर ये क्या बीमारी है, उसने ऐसा क्या किया है। वो पहले ही परेशान है, उसके $100 उसको मिले नहीं हैं, उसका क्रू मेंबर्स उसको पहले ही डिच कर चुका है और अब ये नया पंगा, आखिर उसने क्या किया है। बट तभी सिटी के माइंड में यह आया कि नहीं यार, ये चीज प्रैंक है, ये बिल्कुल प्रैंक का हिस्सा है ताकि मैं एक नेचुरल एक्टिंग कर पाऊं। ये लोग पिछले 2 दिनों से मेरा नेचुरल रिएक्शन लेने के लिए वेट कर रहे हैं। उसको बिल्कुल ही हंसी आने लगी माइंड से कि जैसे 6 लोगों ने 6 पुलिस ऑफिसर्स ने उसे अरेस्ट किया, उसको हथकड़ी पहनाकर अपने साथ लेकर जाने लगे। वो पहले परेशान थी, बट उन पुलिस ऑफिसर्स को देखते ही हंसने लगी और उनमें से एक पुलिस ऑफिसर जिसने सिटी को पकड़ा हुआ था, उसकी तरफ अपना मुंह करके उसको कान में बोलने लगी कि ओ, तुम भी इस प्रैंक में शामिल हो, ये अभी तक प्रैंक चल ही रहा है, मेरा नेचुरल रिएक्शन लेने के लिए तुमने 2 दिनों का वेट किया, कमाल है यार, मैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं तुम सबसे। बट जैसे ये चीज पुलिस ऑफिसर ने सुनी, उसने मुड़कर सिटी की तरफ कहा कि नहीं मैडम, कौन सी दुनिया में हो, तुमको सच में अरेस्ट किया गया है। और जब उस पुलिस ऑफिसर ने सिटी को बताया कि तुम्हें अरेस्ट क्यों किया गया है, लिटरली सिटी के पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। बैक टू 2 डेज अगो, यानी कि 2 दिनों पहले जब ये पूरा का पूरा प्रैंक किया जाना था सिटी और उसकी दूसरी को एक्टर के द्वारा, तो जैसे ही इन दोनों लड़कियों ने भागते भागते उस थर्ड एक्टर के चेहरे पर वो चीज लगाई, उसके बाद ये दोनों लड़की वहां से भाग गई और तीसरा एक्टर वहीं पर खड़ा रह गया। बट जैसे ही वो कुछ ही सेकंड्स के लिए खड़ा था, वो सोच रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है, तभी उसे बहुत ही अजीब सा फील होने लगा, उसको चक्कर आने लगे। बजाय सेल्फ चेक इन काउंटर पर जाने के, वो सीधा बराबर में ही मौजूद एक और चेक इन काउंटर के ऊपर गया। वहां जाकर उस रिसेप्शनिस्ट से कहा कि मुझे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है, मुझे बिल्कुल ही चक्कर से आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जैसे ही चीज उस रिसेप्शनिस्ट ने सुनी, उसने अपने साथ और भी काम कर रहे लोगों को आसपास इकट्ठा किया और उस व्यक्ति की हेल्प करने के लिए सारे के सारे लोग मिलकर उस व्यक्ति को वहां एयरपोर्ट में ही बने हुए एक छोटे से मेडिकल क्लिनिक में लेकर गए। बट जैसे ही वो वहां पर लेकर गए, वो व्यक्ति लगभग नीचे गिर चुका था। उसको उठाकर एक स्ट्रेचर के ऊपर रखा गया। डॉक्टर्स भागते हुए तुरंत यहां पर आए और देखने लगे कि आखिर इस व्यक्ति को क्या हुआ है। बट इससे पहले कि वो व्यक्ति कुछ बता पाता, वो व्यक्ति लगभग बेहोश हो चुका था। तब डॉक्टर्स ने चेक किया कि उसको तो अलग सा एक अजीब सा दौरा पड़ा है, इसको तुरंत ही हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ेगा। जल्दी ही वहां पर एम्बुलेंस चाऊ चाऊ करते हुए पहुंच चुकी थी। उस व्यक्ति को स्ट्रेचर के साथ ही उस एम्बुलेंस में लोड किया और वो एम्बुलेंस सीधा वहां से भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची और वहां उस स्ट्रेचर समेत उस व्यक्ति को उतारा, अंदर डॉक्टर्स के पास ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उसे चेक किया और उसे मृत घोषित कर दिया। जी हाँ, ये व्यक्ति जिसके साथ अभी इन दोनों लड़कियों ने प्रैंक किया था, जो सारा का सारा शूट हो रहा था, ये व्यक्ति अब मर चुका था। जबकि सिटी और उसके साथ काम करने वाली लड़की, इन दोनों को कोई अंदाजा ही नहीं था कि आखिर इस थर्ड एक्टर के साथ क्या हुआ। बट इन सब के बीच में आप सोच रहे होंगे कि वो जेम्स और वो सारा का सारा क्रू मेंबर्स, वो कैमरामैन, वो कहां पर हैं, वो कहां छुप गए। तो असल में वो सारे गायब हो चुके थे और ये गायब होना भी इस पूरे के पूरे प्रैंक का हिस्सा था, इस पूरे प्लान का हिस्सा था। और वो गायब भी ऐसे वैसे नहीं हुए। जिस एयरपोर्ट पर डिपार्चर एरिया में बैठकर वो वेट कर रहे थे अपने थर्ड एक्टर के आने का, उसी एयरपोर्ट के डिपार्चर एरिया से
तकरीबन 10 बजे के आसपास इन जेम्स और बाकी के सारे जो भी क्रू मेंबर्स उसके साथ कैमरामैन वगैरह थे, इन सभी की फ्लाइट टिकट थी सीधा नॉर्थ कोरिया की। जी हां, जैसे ये प्रैंक पूरा कंप्लीट हुआ, इन सभी लोगों ने अपना मोबाइल ऑफ किया, यानी कि जेम्स और उसके साथियों ने मोबाइल अपना ऑफ किया। डिपार्चर एरिया में जाकर इन्होंने चेक इन किया। चेक इन करते अपना बोर्डिंग पास निकालकर सिक्योरिटी चेक करके सीधा उस फ्लाइट में बैठकर नॉर्थ कोरिया पहुंच चुके थे। और असल में ये लोग, ये कोई प्रोड्यूसर नहीं थे, ना ही जेम्स और उसके साथी कोई टीवी शो या फिर प्रैंक वगैरह शूट करते थे। असल में जेम्स और उसका पूरा ग्रुप नॉर्थ कोरिया की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहे थे। जी हां, जेम्स का असली नाम री जे यू और उसके साथी उसके जितने भी बाकी वर्कर्स थे, इनका असली नाम आप बाद में देख सकते हैं, वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं। और इस पूरे के पूरे खुफिया ग्रुप को यह मिशन दिया गया था कि यहां पर इनको एक खास मर्डर करना है, और खास मर्डर इस तरीके से करना है कि इसकी भनक बिल्कुल भी किसी को ना लगे। ये इतना ज़्यादा सीक्रेट था कि ये आज भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनकर बैठा हुआ है। और इस पूरे के पूरे प्लान्ड मर्डर को अंजाम देने के लिए इन्होंने बहुत ही एक सटीक प्लान बनाया। इन्होंने सबसे पहले सिटी और डुआंग को ये हायर किया प्रैंक्स के लिए, और उनसे अलग अलग तरह के प्रैंक शूट करवाए, उनका विश्वास जीता, ताकि उनको लगे कि हाँ, असल में ये जेम्स और उसके सारे दोस्त, ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये सारे टीवी शो प्रोड्यूसर्स हैं और ये प्रैंक शूट करते हैं। और जो चीज़ वो प्रैंक शूट करते टाइम पर इस सिटी और दूसरी लड़की डुआंग के हाथों पर लगाई गई थी, वो कोई चीज़ नॉर्मल परफ्यूम वगैरह नहीं थी, वो कोई तेल नहीं था, वो असल में एक बहुत ही घातक जहरीली नर्व गैस थी, जिसको आज हम VX नर्व एजेंट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये इतनी ज़्यादा घातक है कि किसी भी व्यक्ति की कुछ ही सेकंड्स में जान ले सकती है। अब आप सोचेंगे कि ये 2 व्यक्तियों का काम क्यों है और ये पूरा का पूरा किस तरीके से निपटाया गया और कौन निपटाया गया, ये आप सुनिए, आपको विश्वास नहीं होगा। जी हाँ, असल में इस VX नर्व गैस को बहुत ही खास इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है, बट इसको अलग से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और जब वो 2 पार्ट्स आपस में मिलते हैं तभी ये गैस जनरेट होती है और तभी वो जहरीली बनती है। अगर वो दोनों चीज़ें अलग अलग हों तो वो बिल्कुल भी जहरीली नहीं है, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। बट जैसे ही वो दोनों एक साथ हो जाएं, वो दोनों इंग्रेडिएंट्स आपस में मिला दिए जाएं, उससे ही वो गैस जनरेट होगी और जो भी उसमें सांस लेगा वो व्यक्ति मारा जाएगा। और असल में इन दोनों लड़कियों के हाथों पर, जी हां, सिटी और डुआंग दोनों ही लड़कियों के हाथों पर वो VX नर्व एजेंट के इंग्रेडिएंट्स को लगाया गया। और जैसे इन दोनों ने लगाया, ये दोनों लड़की भागती हुई अलग अलग डायरेक्शन से उस आदमी के पास आई। उसके चेहरे पर पहले सिटी ने वो चीज रगड़ी, और बाद में जैसे ही इस डुआंग ने उस चेहरे पर वो चीज रगड़ी, वो दोनों इंग्रेडिएंट्स आपस में मिल चुके थे और वो गैस अंदर ही अंदर बनना शुरू हो चुकी थी। और जैसे उस गैस के अंदर इस आदमी ने सांस ली, वो आदमी वहीं पर लिटरली मौत के मुंह में समा चुका था। अब सिटी और डुआंग दोनों ही लड़कियों को कहा गया था कि जो तीसरा व्यक्ति है जिसके ऊपर तुमको ये चीज लगानी है, वो भी एक्टर है, लेकिन वो तीसरा व्यक्ति असल में इन नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के खास एजेंट्स का टारगेट था। और ये टारगेट कोई और नहीं बल्कि किम जोंग नाम का ये आदमी था। और इस आदमी को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बेशक नाम से आप ना जाने हो, लेकिन मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आप इस व्यक्ति को जानते हैं। जी हां, ये मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनका छोटा भाई है। किम जोंग नाम, सॉरी, छोटा नहीं बल्कि बड़ा भाई है। और इस चीज को अगर मैं बोल दूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये पूरा का पूरा कांड किसी और ने नहीं बल्कि किम जोंग उन, यानी कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ही करवाया था। जैसे ही सिटी और दूसरी लड़की डुआंग को भी वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया, डुआंग को भी नहीं पता था कि असल में उसके साथ क्या किया जा रहा है। ये दोनों ही बिल्कुल कठपुतली बन चुके थे इन पूरे के पूरे ग्रुप के, क्योंकि वो उनको पैसा दे रहे थे। दोनों को पहले गिरफ्तार किया गया। अब मलेशिया के अंदर मर्डर करना ऑटोमेटिकली वहां पर डेथ सेंटेंस मिलती है, मृत्युदंड दिया जाता है। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने ये चीज़ सुनी, उनके साथ ये सब कुछ हुआ है, उनको पता ही नहीं था कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, वो तो जस्ट वीडियो शूट कर रहे थे। अब जब सच्चाई सामने आई तो कोर्ट ने भी उनकी इस सज़ा को माफ़ कर दिया गया और उनके ऊपर से सारे के सारे जो भी आरोप लगाए गए थे वो हटा लिए गए। और बाद में, और इस कांड के बाद में, सिटी वापस अपने देश इंडोनेशिया जा चुकी थी और डुआंग वापस अपने देश वियतनाम आ चुकी थी। असल में जो उस शाम सिटी को फील हो रहा था कि उसको हैंगओवर हो रहा है उस प्रैंक के बाद, बल्कि वो हैंगओवर नहीं था, वो गैस असल में थोड़ी बहुत सिटी के अंदर भी जा चुकी थी, क्योंकि उसके हाथ पर भी वो चीज़ लगी हुई थी और उसे निकलने वाली गैस के अंदर कुछ सेकंड्स तक सिटी ने भी सांस ली थी। और लकीली सिटी इसमें बहुत ज़्यादा लकी रही कि उसकी जान नहीं गई, वो ज़्यादा अंदर तक नहीं चढ़ी। जल्दी उसने अपने हाथ धो लिए थे, लेकिन उसकी भी जान जा सकती थी यहाँ पर। ना ही वो जेम्स, ना ही उससे जुड़े वो बाकी के लोग, कभी उनको अरेस्ट किया गया, ना ही वो उसके बाद कभी दोबारा मलेशिया में देखे गए। कोई आइडिया नहीं है कि उन्होंने इस पूरे के पूरे कांड को किस तरीके से प्लान किया होगा, किस तरीके से उन्होंने किम जोंग नाम के ऊपर नजर रखी होगी।
हमें कुछ नहीं पता, बस वो वहाँ से उड़कर जा चुके हैं। और नॉर्थ कोरिया, आपको पता है कि एक बंद डब्बा है, अगर वहाँ पर कोई चला गया तो उसकी खबर शायद फिर अखबारों में ही मिलेगी, क्या पता अब मिले, क्या पता 100 साल बाद मिले। नॉर्थ कोरिया का लीडर तो आज भी यही कहता है कि उसका कोई लेना देना नहीं है उसके बड़े भाई से, इस किम जोंग नाम से। वो जा चुका है, हमने उसको नहीं मरवाया। बट असली सच्चाई तो दुनिया को पता ही है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। अगर आपको इस केस की बैक स्टोरी फुटेज, जितनी भी सीसीटीवी फुटेज हैं जो जिसमें सिटी और डुआंग भागती हुई दिख रही हैं, उसको मसलते हुए दिख रही हैं, वो कुछ तो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अगर आपको पूरी फुटेज चाहिए हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल में आ जाइएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ वो ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर ले, मुझे फॉलो कर ले, वहीं पर मैं इसकी बैक स्टोरी फुटेज वगैरह अपलोड करने वाला हूँ। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट तापसी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।